Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with the next video or the second lecture of the Indian polity M. Laxmikant, that is the Crown Rule 1858 to 1947. इसके पहले हमने स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ चुके हैं, जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद कौन कौन से चार्टर, कौन कौन से एक्ट पास हुए थे बाय 1852, कब तक जितने भी लॉज बने थे हमने सारे डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में. नाउ इन दिस वीडियो हम क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे और आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि इस महामारी के समय में आप लोग घर पर रहें और घर पे ही अच्छे से अपनी पढ़ाई करें. हाँ, तो मैं ये बता रहा था, मैं एम लक्ष्मीकांत सारी की सारी कवर करूँगा और कोशिश करूँगा एम लक्ष्मीकांत की बुक मैं इसी मंथ कंप्लीट कर दूँ. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कम से कम आपको एक वीडियो रोज़ मिलेगा एम लक्ष्मीकांत की इस सीरीज़ में. मिनिमम 1 वीडियो एंड मैक्सिमम कैन बी 2-3 वट एवर इज़ द नंबर. जब मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं आपके लिए उतने ज़्यादा वीडियो बना के सामने दे दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा एक वीडियो तो मिनिमम आपके पास आए और इसी मंथ में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा. तो आइए शुरू करते हैं. द क्राउन रूल, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. बेसिकली इस एक्ट की आने की ज़रूरत क्या थी? रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द मेन सिग्निफिकेंट और मेन थिंग जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया. रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम एक और नाम से जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपॉय म्यूटिनी. द एक्ट, दिस एक्ट बेसिकली ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर अ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट एबॉलिश्ड, बेसिकली इसने क्या किया था, इट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड होल पावर, सारे के सारे जो पावर्स थे गवर्नमेंट के, टेरिटरीज के, रेवेन्यू के, वो सारे के सारे ब्रिटिश क्राउन के पास आ गए थे. इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty. Majesty मतलब getting, ब्रिटिश क्राउन का रूल यहाँ पे आ गया. एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई थी? इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट टू वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. यहाँ से स्टार्ट हो गया वॉइसरॉय ऑफ इंडिया की कहानी. सबसे पहले गेटिंग, सबसे पहले वॉइसरॉय कौन थे तो आप सबको पता होना चाहिए. लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. ही, दैट इज द वॉइसरॉय, was the direct representative of the British Crown. मीन्स जैसे हमारे यहाँ स्टेट में आप देखते हो अभी एट प्रेजेंट गवर्नर होता है, गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? बेसिकली ऑफ द प्रेसिडेंट. वैसे ही भारत में एक वॉइसरॉय होगा जो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा किसे? ब्रिटिश क्राउन को. लॉर्ड कैनिंग thus became the first viceroy of India. It ended the system of double government by abolishing the board of control and the court of director. बेसिकली दोनों रूल, दोनों पावर किसके हाथ में आ गए? सिर्फ और सिर्फ वॉइसरॉय के हाथ में. कोई डबल बॉडी नहीं होगी अब यहाँ पे. इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विथ कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब सारा का सारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल और अथॉरिटी किसके हाथ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ वॉइसरॉय के हाथ में. द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज the member of the British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. It established a 15-member council of India to assist the secretary. एक जो सेक्रेटरी बना है, जिसे हमने बोला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो एक नया ऑफिस बना था जिसके हाथ में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिए गए थे, इसके अंडर में एक काउंसिल होगा जो 15 मेंबर काउंसिल होगा जो असिस्ट करेगा सेक्रेटरी को, सारी चीज़ें डिस्कस करेगा इसी से. द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी. जो काउंसिल होगा वो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी होगी, सिर्फ एडवाइस दे पाएगा किसे? इसे ही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया को. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और इस काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओनली. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909, ये 3 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे. क्यों इंपॉर्टेंट थे? हमें सबको पता है 1857 के रिवॉल्ट के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग. इन्होंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन मेंबर्स को हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लेकर आएँ. गेटिंग, so in pursuance of this policy of association, 3 acts were enacted by the British Parliament. एक आया था 1861, 1892 और तीसरा 1909, जिसमें कि the Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India. Getting, so it made a beginning of representative institutions by associating Indians with the law making process. It thus provided that the viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded councils. Basically, in 1862, Lord Canning, the
दैन वायसरॉय, उस समय के जो वायसरॉय थे, नॉमिनेटेड 3 इंडियन टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनकी जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनमें 3 मेंबर्स को रखा। लेजिस्लेटिव काउंसिल द वन हु मेक्स द लॉ। तो लॉ बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आप जिस लैंड में लॉ बना रहे हो उस लैंड के लोगों को तो लेना पड़ेगा, वही तो आपको सारी चीज़ बताएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले किसे लिया? द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, इन तीनों को लिया। It initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to the Bombay and Madras presidency. It thus reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reaches its climax under the Chartered Act of 1833. This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937. Basically, it also provided for the establishment of new legislative council for Bengal, Northwestern Frontier Province and Punjab, and last whichever established, ये तीनों की चीज़ जो establish हुए थे कब? 1862 में, 1866 में और 1897 में respectively. Indian Council Act of 1861, 92 and 1909. It empowered the Viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. It also gave a recognition to the portfolio system that is introduced by Lord Cannon in 1859. Under this क्या होगा? इसके अंदर एक पोर्टफोलियो सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसमें क्या होगा? एक मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट का एक मेंबर को क्या बना दिया जाएगा? जो वाइसरॉय काउंसिल था उसको हेड बना दिया जाएगा, इंचार्ज बना दिया जाएगा। एंड वाज ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल, मतलब काउंसिल के बिहाफ पे यही फाइनल ऑर्डर देगा किसी भी मैटर पे डिपेंडेंट विच इज ऑन हिज डिपार्टमेंट। उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा उस पर ऑर्डर फाइनल ऑथराइजेशन कौन देगा? वही काउंसिल का एक मेंबर जिसको हमने उसका इंचार्ज बनाया है। अब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो वो कैनन को बताएगा। कैनन को मतलब वाइसरॉय को आंसरेबल कौन होगा? वही मेंबर। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। इसने क्या किया? इस एक्ट से एक पावर मिला वाइसरॉय को कि ये ऑर्डिनेंस पास कर सकता है विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कभी भी कोई इमरजेंसी आती है उस समय काउंसिल से सलाह लेने के अलावा, मतलब लेजिस्लेटिव कोई रूल बनाए उससे पहले एक ऑर्डिनेंस वाइसरॉय ही पास कर सकता है। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ। इसकी लाइफ कितनी होगी? 6 महीने। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी के समय कोई भी लॉ बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक उसको 6 महीने के अंदर तक उसको हमारी संसद से पास हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो उसी समय वो वॉइड घोषित हो जाता है। लाइक दैट ओनली। फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1892 के एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। It increased the number of additional or non-official members in the central and provincial legislative council, but maintained the official majority in them. दूसरा, it increased the function of legislative council. उसने legislative council के functions को बढ़ा दिया and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive. भाई अब इनने क्या कर दिया? इनको पावर दे दिया कि भैया आप डिस्कस कर सकते हो बजट, मतलब आने वाले 1 साल का क्या बजट होगा जो हमारे यहाँ अभी भी चल रहा है वो बजट बनाओ। और दूसरा, ये क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी से भी। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल Chamber of Commerce. B. That of the Provincial Legislative Council by the Governor on the recommendation of the District Board, municipalities, universities, trade associations, zamindars and chambers. Basically, the Act made a limited and indirect provisions for the use of election in filling up some of the non-official seats both in Central and Provincial Legislative Council. The word election here was however not used in the act. इस एक्ट में इलेक्शन शब्द नहीं आया था, लेकिन द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। जो भी नॉमिनेशन लिए जाएंगे वो सर्टेन बॉडीज के द्वारा लिए जाएंगे। मतलब इलेक्शन एक एज सच कोई इलेक्शन नहीं होगा कि वोटिंग सिस्टम एंड ऑल डाला जाएगा। नाउ फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1909। अब 1919 के क्या क्या फीचर थे? बेसिकली इस एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, लॉर्ड मार्ले वॉज
the then Secretary of the State for India, and Lord Minto was then the Viceroy of India. इसलिए इसको बोलते हैं लॉर्ड मार्ले मिंटो रिफॉर्म. गेटिंग? It considerably increased the size of legislative council. Legislative council की size बढ़ा दी, both central and provincial दोनों में. The number of members in the central legislative council was raised from 16 to 60 member body. It retained official majority in the central legislative council but allowed the provincial legislative council to have non-official majority. Third, it enlarged the deliberative functions of the legislative council at both the levels. For example, members were allowed to ask supplementary question, move resolution on the budget and so on. कुछ भी वो पूछ सकते थे. Now they can have the power, they can ask the question regarding anything, whatever they wish. It provided for the first time for the association of Indian with the executive council of the viceroy and the governor. क्या बोला? It provided पहली बार for the association of Indian with the executive council of the viceroy and governor. Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the viceroy's executive council. He was appointed as the law member. याद रखना. कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. It introduced the system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. Separate electorate का मतलब आपको पता है नहीं पता है? Separate electorate का एक सिंपल सा मतलब होता है बेटा, कोई भी आपसे पूछे आप बता पाएँ. जब भी कभी ये शब्द आता है सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम अगर मिला है तो इस पर्टिकुलर जगह से मुस्लिम बॉडी, मुस्लिम इंसान को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए सीट मिलेगी. सीट मतलब इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको नॉमिनेट किया जाएगा और वहाँ पे जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे. उसी पर्टिकुलर रिलीजन के, उसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग वोट देंगे, जिससे उस पर्टिकुलर कास्ट का वो इंसान फाइनली, या उस पर्टिकुलर रीजन का वो इंसान उधर पे सीट हासिल कर सके. इसको कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट. ठीक, इसलिए इसका बहुत अपोज भी हुआ था और इसको लागू करने में बहुत वक्त लगा था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एक्ट, हमेशा याद रखना. On August 20th, 1917, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. पहली बार बोला था, ठीक है, कि इनका ऑब्जेक्टिव जो मेन फीचर होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में बनाना चाहेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था was thus enacted which came into force in 1921. ये आ गया था लेकिन ये एनफोर्स हुआ था कब? 1921 में. दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. याद रखना, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किसको कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ऑल्सो मॉन्टेगो कौन थे? वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. यही बात हमेशा याद रखना. अब इसके फीचर्स देख लेते हैं. इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस फॉर डिमार्केटिंग एंड separating the central and provincial subjects. Getting? And the central and provincial legislature were authorized to make laws on their respective list of subjects. जैसे हमारे यहाँ अभी देखते हो स्टेट लिस्ट अलग है, यूनियन लिस्ट अलग है और तीसरी आप पढ़ते हो कॉन्करेंट लिस्ट. वैसे यहाँ पे भी वो लिस्ट सब्जेक्ट निर्धारित कर दिए, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी. हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी. गेटिंग? लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर जो था गवर्नमेंट का हमारे यहाँ, मतलब वो कैसा था? सेंट्रलाइज ही था एंड यूनिटरी ही था. देयर वाज नो फेडरल सिस्टम एट दैट टाइम. इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड. इसके बाद इन लोगों ने क्या किया? जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको भी दो पार्ट में तोड़ दिया, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दूसरे रिजर्व सब्जेक्ट. ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या होते थे? द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. और दूसरा जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. याद रखना. दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायकी. मतलब यहाँ पे क्या हो गया? दो काउंसिल बना दिए गए, दो सब्जेक्ट दे दिए गए, तो इसको बोला जाता है डायकी. मतलब डायकी सबसे पहले कब आया? 1919 एक्ट में आया. ये बात याद रखना. इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री. भारत में इनने सबसे पहले बार कैमरलिज्म और साथ में
इलेक्शन लेके आए भारत में। दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल लेजिस्लेटिव कंसिस्टिंग ऑफ द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। मतलब जैसे अभी है ना लोकसभा राज्यसभा, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, तो ये कहाँ से आया था, यहीं से आप बोल सकते हो कि इसका जन्म हुआ। बाइकैमरल इसका मतलब होता है दो हाउस होना, आपकी संसद बेसिकली पार्लियामेंट में, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी को एक काउंसिल ना करके उसके दो पार्ट कर दिए, एक बन गया आपका द अपर हाउस दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा बन गया लोअर हाउस दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, और दोनों के हाउसेज के जो मेंबर्स होते थे उनको डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता था। इसके आगे देखते हैं, इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 members of the Viceroy Executive Council other than the commander in chiefs were to be Indian। मतलब क्या बोला, टोटल 6 में से 3 मेंबर भारत के होने चाहिए, कमांडर इन चीफ छोड़ के। It extends the principle of communal representation by providing separate electorate for Sikh, Indian Christian, Anglo-Indians and Europeans। इनको भी इन्होंने क्या दे दिया, separate electorate दे दिया। It granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax and education। It created a new office of High Commissioner for India in London। क्या बोला, इसने एक नया ऑफिस क्रिएट किया, हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया, कहाँ पर, लंदन में। एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस hitherto performed by the Secretary of State for India। It provided for the establishment of Public Service Commission, hence a Central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servant। Underline this, it is an important line। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ भारत में 1926 में, जो भारत में रिक्रूट करेगी सिविल सर्वेंट्स को, याद रखना। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट। भाई प्रोविंशियल बजट अलग होगा, सेंट्रल बजट अलग होगा, इसी से आया। दैन द इंपॉर्टेंट वर्ड द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कौन थे, क्या थे, आप सबको पता है, गो बैक साइमन, हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हो, क्या है ये साइमन कमीशन भारत में कब आया था, याद रखना, नवंबर 1927, ठीक है, 2 years बिफोर द शेड्यूल। गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने अनाउंस किया था कि एक 7 मेंबर अथॉरिटी कमीशन आएगा, किसकी चेयरमैनशिप में, अंडर सर जॉन साइमन। इसलिए इस रिपोर्ट को बोला जाता है या इसको कहा जाता है साइमन कमीशन। और ये क्या बताएगा, क्या एक रिपोर्ट देगा कि कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, हमारे लिए मतलब भारत के लिए। गेटिंग, पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अ 7 मेंबर अथॉरिटी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। गेटिंग, लेकिन इसकी सबसे ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था कि भाई आप जिस देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं वहाँ के एक भी मेंबर को, वहाँ उस देश के एक भी इंसान को आपने अपने इस कमीशन में नहीं रखा। भाई अगर आपको जबलपुर के बारे में चीज़ें बनानी है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, या भारत तो बड़ी चीज़ है, अभी मध्य प्रदेश ले लो, और यहाँ पे मध्य प्रदेश का ही इंसान ना हो, यहाँ पे जान पहचान का जो इस पर्टिकुलर क्षेत्र को अच्छे से जानता है, अगर वही इंसान यहाँ पे नहीं है तो इस पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए, इस पर्टिकुलर रीजन के लिए बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बन पाएंगे क्या, कभी नहीं। All the members of the commission were British and hence all the parties boycotted the commission। The commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of diarchy। इसने बोला diarchy खत्म करो, extension of responsible government in provinces, establishment of federation of British India and the princely states, continuation of communal electorate and so on। ये सारे इसके क्या थे, recommendations थे। recommendation जरूरी नहीं होता कि वो सारे माने, हमेशा याद रखना, कमीशन अपने रिकमेंडेशन देता है, उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको रिकमेंडेशन हमें देनी है, हमें मानना है नहीं मानना वो हम पे डिपेंड करता है। गेटिंग, टू कंसीडर द प्रपोजल्स ऑफ द कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। भाई जो इनने अपने प्रपोजल्स दिए उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ये तीनों के मेंबर्स आके वहाँ पे बैठेंगे और बात करेंगे, जिसमें पहली बार आपने सुना होगा महात्मा गांधी जी गए थे, दूसरे वाले में। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशन अ वाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म was prepared and submitted for the consideration of the Joint Select Committee of the British Parliament।
The recommendation of this committee were incorporated with certain changes in the next Government of India Act 1935. Getting? अब आता है इंपॉर्टेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा पार्ट कहा जाता है कि एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है. गेटिंग? ये हमेशा याद रखना. The act marked a second milestone towards a completely responsible government in India. पहला 1919, दूसरा ये. It was a lengthy and detailed document and having 321 sections and 10 schedules. इसके अंदर कितने थे? 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल्स थे. हमेशा याद रखना. इसी में फेडरल लिस्ट के बारे में बात की थी, प्रोविंशियल लिस्ट के बारे में बात की थी. फेडरल लिस्ट में कितने होंगे? ठीक है, सेंटर के पास 59 सब्जेक्ट्स होंगे, प्रोविंशियल के पास कितने होंगे? 54 सब्जेक्ट्स होंगे. कॉन्करेंट लिस्ट थी तीसरी लिस्ट, जिसके अंदर कितने होंगे? 36 आइटम्स होंगे. यही फेडरल को क्या रख दिया? यूनियन लिस्ट बता दिया गया. प्रोविंशियल को क्या बना दिया? स्टेट लिस्ट बना दिया. और कॉन्करेंट ही जो रेसिडुअल्स होते हैं वही चीज़ें इसमें सारी चीज़ दी है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें इसी एक्ट से ली गई हैं. इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. जो 11 में से 6 प्रोविंसेस थी उसमें बाई कैमरलिज्म लेके आया, मतलब 2 हाउस लेकर आया. Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Province were made bicameral, consisting of legislative council, that is the upper house, and the legislative assembly, that is the lower house. However, many restrictions were placed on them. लेकिन बहुत सारे restrictions भी इन पर लगा दिए गए. वो बाद में देखेंगे क्या लगा दिए गए. Getting? It further extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed class, that is scheduled caste, women and labor. इनके लिए क्या बनाया उन्होंने? अलग से separate electorate. जैसे हमारे यहाँ भी रिजर्वेशन है, वो separate electorate से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है. Getting? It abolished hierarchy, जो मैंने अभी बता दिया. उसके अलावा it abolished the Council of India, established by the Government of India Act 1958. The Secretary of State for India was provided with the team of advisors. Basically, it extended franchisees. About 10% of the total population got the voting right. Simple. It provided for the establishment of Reserve Bank of India. Important है. Reserve Bank of India कहाँ से आया? 1935 Act के थ्रू इसमें पहली बार बताया गया. To control the currency and credit of the country. It provided for the establishment of not only a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more provinces. मतलब इसी एक्ट के थ्रू सबसे पहले हमारे पास ना केवल एक फेडरल पब्लिक सेक्टर कमीशन होना चाहिए, बल्कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, साथ में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए, जो एक से ज़्यादा स्टेट्स के, एक से ज़्यादा प्रोविंसेस के एग्जाम्स डायरेक्ट ले सके. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द लास्ट एक्ट जो इस चैप्टर का है और बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके थ्रू हमें आज़ादी मिली. इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडियन एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15th 1947. 15 अगस्त 1947 को हमारा ज़िद आज़ाद हो गया. इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड creation of the 2 independent dominion of India and Pakistan with the right to seek it from the British Commonwealth. It abolished the office of Viceroy and provided for each dominion a Governor General. दोनों में Viceroy खत्म कर दिया, Viceroy की पोस्ट अब नहीं होगी. अब दोनों में क्या होगा? एक ही Governor General होगा, who was to be appointed by the British King on the advice of the Dominion Cabinet. जो British King द्वारा बनाया जाएगा और कैबिनेट उसको सलाह देगी. His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect of the government of India and Pakistan. और पाकिस्तान, वहाँ की गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, इंडिया की और पाकिस्तान की, इसमें ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट होगी उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. इट एम्पावर्ड the constituent assemblies of the 2 dominion to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself. समझ में आ रहा है? उसने बोल दिया, उसने पावर दे दिया कि दोनों देश में, दोनों डोमिनियन कंट्रीज़ में आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक बनाएं और आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो भी अडॉप्ट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से बनाएं, जो आपके लिए बेहतर होगा.
It empowered the constituent assemblies of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitution were drafted and enforced. It abolished the office of the Secretary of the State for India, basically खत्म करना ही पड़ेगा, and transferred his functions to the Secretary of State for Commonwealth Affairs. कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होती हैं आपको सबको पता होगी. कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो सारी कंट्रीज है, जैसे आप कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं ना, तो उनमें वो सारी कंट्रीज होती हैं जहां ब्रिटिश क्राउन ने राज किया है, याद रखना. इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी over the Indian princely states and treaty relations with tribal areas from August 15, 1947. It granted freedom to the Indian princely states either to join Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent. उसने ग्रांट की, फ्रीडम दे दिया कि भैया जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो प्रिंसली स्टेट्स या तो पार्ट रहना चाहते हैं इंडिया का तो बन जाएं, पाकिस्तान का तो बन जाएं, या खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहें तो बन जाएं. तो कई सारी आपने रियासतें देखी होंगी जो नहीं चाहती थी भारत का पार्ट बनना, लेकिन हमारे यहाँ जो टीम थी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मैनी मोर पर्सन्स जिन्होंने भारत को एक करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया. जम्मू एंड कश्मीर आप सबको पता होगा इसकी क्या कहानी थी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा. और बहुत सारा जब 370 आर्टिकल हटा था तो आप सब लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब में अपनी कोचिंग क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचर्स ने आपको अलग अलग चीज़ें बताई होगी. बट देन ऑल्सो आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट जम्मू एंड कश्मीर का क्या कैसी कहानी थी. गेटिंग, सबको बोल दिया गया था कि आपको जहाँ जाना है उस जगह पर जा सकते हो. गेटिंग, लेकिन अगर हाँ हमारे यहाँ ये कुछ लोग नहीं होते तो भारत एक छन्नी के जैसे होता, क्योंकि भारत की कई सारे जो बीच के प्रोविंशियल स्टेट से रियासतें थी चाह रही थी कि पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, या तो वहाँ के लीडर या तो वहाँ की पॉपुलेशन, व्हाटएवर. इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन and the provinces by the Government of India Act 1935 till the new constitution were framed. 1935 के बेसिस पे काम करेंगी जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता. The Dominion were however authorized to make modification in the act. लेकिन डोमिनियन को एक दर्जा दे दिया था कि आपको एक पावर दे दिया था कि इस एक्ट में जो चेंजेस आपको सूटेबल लगते हैं वो आप चेंजेस कर भी सकते हो. Now it deprived the British monarch of his right to veto bill or ask for reservation of certain bills of his approval. But this right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. It designated the Governor General of India and the Provincial Governor as constitutional, that is nominal head of the state. जो गवर्नर जनरल भारत का था और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे अलग अलग उसमें, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोल दिया गया. क्या का? स्टेट का. They were made to act on the advice of the respective council of the ministers in all matters. यहीं से हमारा प्राइम मिनिस्टर वाली चीज़ आई कि हमारे देश का राष्ट्रपति जो होगा वो नॉमिनल हेड होगा. कहीं ना कहीं वो लाइन यहीं से आई है. At the stroke of midnight of 15 August 1947, the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of the new Dominion of India. भारत के जो नए गवर्नर जनरल बना दिए गए थे वो थे कौन? लॉर्ड माउंटबैटन, मतलब इंडिपेंडेंट भारत के गवर्नर जनरल. He saw in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of independent India. The Constituent Assembly of India formed in 1946. 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, याद रखना. Became the Parliament of the Indian Dominion and it became the Parliament for Indian Dominion. So this was all about the crown rule in India. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. इसके बाद सेकंड चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ये जल्द ही कोशिश करूँगा मैं कल ही आपको इस वीडियो को डाल दूँ इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूँ. आई होप आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर आपने नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी. नए एग्जाम्स कैसे क्रैक करना है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा. डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे. एंड टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर.